Hello, students. Let's start another chapter. Respiration in plants. इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं. रिस्पायरेशन इन प्लांट्स क्या होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इसका क्या क्या रोल रहता है प्लांट्स के यहाँ. रिस्पायरेशन बेसिकली हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म को अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ फूड जो है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो फुलफ़िल होती है. तो सिमिलरली प्लांट्स के अंदर जब हम बात करेंगे, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में बात करेंगे, तो डेफिनेटली प्लांट्स के अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो फुलफ़िल होगी इसी प्रोसेस से, रिस्पायरेशन से. क्योंकि रिस्पायरेशन जो होती है वो बेसिकली ब्रेक डाउन करवाती है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का इनटू सिंपलर वन. और जब ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में. लेकिन ये चीज़ इतनी स्ट्रेट और सिंपल नहीं है. इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं. हर एक स्टेप को जानने की आराम से कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है. तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को, इस टॉपिक को. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हर एक प्लांट की जो फूड रिक्वायरमेंट है, जो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट है, वो क्यों होती है? ताकि उससे एनर्जी मिले और उसकी एनर्जी के बाद वो अपने बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो उसको क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके. अब इस फूड से जो एनर्जी लाइब्रेट या रिलीज़ होने वाली होगी, उस एनर्जी को हम किसी प्रोसेसेस के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं. वी कॉल इट मेटाबॉलिज्म इन अ जनरल सेंस, बट स्पेसिफिकली कुछ अलग तरीके से ये होते हैं, तो उनके दो अलग अलग नाम हैं. हम उनके नाम, एक को हम जानते हैं कैटाबॉलिज्म से, और दूसरे को हम जानते हैं एनाबॉलिज्म से. एनाबॉलिज्म, ठीक है. अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे मैक्रो फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपलर वन में. ठीक है, यानी कि अगर हम लिखें कि मैक्रो से माइक्रो में कन्वर्ट होते हैं, और इस दौरान ये जो है एटीपी रिलीज़ भी होती है. ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज़ भी होती है. इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है. ठीक है. अब अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें, एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल करके मैक्रो फॉर्म करते हैं. बिल्कुल अपोजिट है ये कैटाबॉलिज्म के. और इसमें एटीपी जो है वो यूज्ड होती है, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है. इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हम फोटोसिंथेसिस इसकी परफेक्ट एग्जांपल समझ सकते हैं. अब आप देखिए प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो है रिस्पायरेशन हो रही है. अब ये रिस्पायरेशन किस तरीके से प्लांट्स के अंदर हो रही है, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा कैरी आउट हो रहा है, अब हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए ये स्टेप कैरी हो रहा है दो स्टेप्स में, ये पूरा प्रोसेस. वो दो स्टेप्स क्या हैं? अब देखिए सबसे पहले अगर हम दो स्टेप की बात करें, पहला स्टेप क्या होता है, ब्रीथिंग का. ब्रीथिंग का मतलब ये है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है प्लांट्स के अंदर, है ना. CO2 जो है वो एक्सचेंज हो रहा है. अब जिन चीज़ों पर ये एक्शन होने के बाद ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी की लाइब्रेशन होती है, ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. यानी कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो क्या होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं. अब ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन से हो सकते हैं, ये यूजुअली तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कुछ दूसरे सेंस में अगर हम बात करें इनके अलावा, तो वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, फैट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं. ठीक है, इन सब में ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन के बाद ही इनके यहाँ से क्या हो सकती है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो सकती है. अब हमने जानना ये है कि ये सब चीज़ें जो ये हो रही हैं, यानी कि ये रिस्पायरेशन जो इनमें हो रहा है,
क्या जैसे ह्यूमन में लंग्स होते हैं जिनमें रिस्पायरेशन को कैरी आउट करते हैं, क्या प्लांट्स में भी इस तरीके का कोई स्पेशल ऑर्गन है जो रिस्पायरेशन करवाता है? तो हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी पार्टिकुलर रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है वो प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन के लिए नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं स्टोमेटा, जो कि हम देखने को हमें यूजुअली मिल जाते हैं प्लांट के लीव्स में मिल जाते हैं, हम बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। और उसके अलावा लेंटिसेल्स, ये अदर देन लीव्स के जो बाकी हिस्सा जैसे उसका स्टेम हो गया या उसके बाकी पार्ट्स हो गए, रूट्स वगैरह वाले पार्ट्स हो गए, तो वहाँ पर जो ओपन पोर्स होते हैं, इनसे क्या करता है प्लांट अपनी अपनी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एनर्जी की एडिशन होती है। अब एनर्जी की एडिशन के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से रिसीव करता है? थ्रू दिस प्रोसेस, थ्रू दिस टू यानी कि स्टोमेटा और लेंटिसेल से ही क्या कर पाएगा? ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों के ज़रिए से अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। अब एक और रीज़न भी है कि वहाँ पर इनके यहाँ पर नहीं होता है कोई ऑर्गन, वो ये भी हो सकता है कि इनके यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है, ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन के बाद एनर्जी की लिबरेशन होती है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज जो होती हैं। अब फोटोसिंथेसिस में कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जी की लाइब्रेशन जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक। और कुछ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? एनारोबिक। अब सीधी सी बात है, जो एरोबिक है यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, उसमें कंप्लीट कंबस्टनिंग होती है किसकी? ग्लूकोज की, और उसमें एनर्जी जो है वो अच्छे खासे फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। यानी कि अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा किस में? वो ब्रेक होगा कार्बन में, वाटर में और साथ ही साथ एनर्जी में। ठीक है, मैं ATP लिख दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक इसके बिल्कुल अपोजिट है, उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि उसमें ग्लूकोज की कंप्लीट कंबस्टिंग नहीं होती। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी या ये सब बन रहा है तो वहाँ पर क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ ह्यूमंस में अगर हम देखें तो कभी एनारोबिक रिस्पिरेशन, एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज होने की वजह से कई बार हमारे मसल्स में भी क्रैम्प्स जो पड़ते हैं उसकी वजह से पड़ सकते हैं। इसमें भी एनारोबिक 2 टाइप की होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक ऑब्लिगेट होती है जो कम्प्लीटली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होगी, वो ज़रा बराबर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो सकती। उसके अलावा दूसरी टाइप फैकल्टेटिव भी हो सकती है, जिसमें जो कभी कभी थोड़ा बहुत मतलब नेगोशिएट करने के बाद थोड़ा बहुत अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो भी जाएगी तब भी वो क्या कर सकती है? अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, अब देखिए रिस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है? रिस्पायरेशन हम यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। रिस्पायरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनमें हम बात किसकी करेंगे? ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे। अब ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है? ये जो ग्लूकोज वहाँ पर प्रेजेंट है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे भी फर्दर फिर वो क्या हो जाएगा आगे चलकर, या तो फिर वो क्रब साइकिल में हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह देंगे। अगर इसके अलावा वो किसी दूसरे सेंस में जाएगा तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। ये हम इसके नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पार्ट भी आएगा इस वीडियो में, उसमें हम खुल करके बात करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। यानी कि रिस्पायरेशन के कुछ 3 स्टेप्स हैं, उनमें से पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस थी। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रो। अब इससे आगे जो वीडियो है उसमें हम स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन पर डिस्कस करेंगे।